तो मैं आज आप लोगों को हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 4 बताने वाला हूँ। 3 का आप लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है पेपर का। तो चौथे क्वेश्चन का जो आज का जो सवाल है वो है प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे। सन 1914 ईस्वी के प्रथम महायुद्ध के कारणों पर प्रकाश डाले या सन 1914 से 18 ईस्वी के महायुद्ध के कारणों की विवेचना करे। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, सो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। आपके पास भी अगर इस प्रकार के क्वेश्चन है तो आप इसका जवाब कहीं से भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या कारण है, जैसा कि आप लोग पढ़े भी होइएगा 9th क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध संसार के इतिहास में सबसे भयावनी लड़ाई थी। युद्ध में लड़ने वालों की संख्या विस्मयकारी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि सेरा जीवोकांड ने ही यूरोप को प्रथम विश्व युद्ध की अग्नि में झोंक दिया, परंतु इसकी तह में जाने से यह पता चलता है कि इसके पीछे अनेक कारण थे। इन कारणों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक आधारभूत कारण और दूसरा तत्कालीन कारण। परंतु प्रथम विश्व युद्ध के आधारभूत कारण में निम्नलिखित प्रमुख ये जो कारण है वो है, जिसको आपको पॉइंट को ध्यान में रखना है। गुप्त संधियाँ। ये प्रोफेसर एस.बी. के अनुसार प्रथम महायुद्ध का कारण गुप्त संधियाँ थी। सन 1879 ईस्वी में जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने हंगरी के साथ गुप्त रूप से संधियाँ की थी। बाद में इटली भी संधि में सम्मिलित हो गया था, जिससे त्रिगुट का जन्म हुआ था, जिसके द्वारा बिस्मार्क के प्रयत्न से रूस और फ्रांस आपस में नहीं मिल सके थे। लेकिन सन 1890 ईस्वी में बिस्मार्क का पतन हो गया। इसके बाद रूस और फ्रांस एक दूसरे के बहुत निकट आ गए और सन 1894 ईस्वी में दोनों के बीच एक समझौता भी हो गया। इस तरह एक ओर इंग्लैंड, रूस, फ्रांस और जापान थे, तो दूसरी ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और इटली आदि अपने मूछों पर ताव दे रहे थे। इन दोनों दलों की शत्रुता थी, जिसके कारण सन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध का श्री गणेश हो गया। अगला जो कारण है वो क्या है? सशस्त्रीकरण के लिए होड़। सशस्त्रीकरण की शुरुआत फ्रांस की राज्य क्रांति नेपोलियन के समय से शुरू हुई थी। खासकर सन 1870 ईस्वी में जर्मनी द्वारा फ्रांस की हार हो जाने के बाद फ्रांस में सशस्त्रीकरण खूब जोर शोर से शुरू हुआ। कहने के लिए तो यह सशस्त्रीकरण सुरक्षा के लिए था, परंतु दरअसल यह होड़ युद्ध की आशंका और एक दूसरे के प्रति अविश्वास के कारण थी। सैनिक वृद्धि से एक देश दूसरे देश को संकालु दृष्टि से देखने लगा। बहुत से देश तो केवल सैनिक शिविर हो गए थे। प्रत्येक देश को अपने सैनिक शक्ति पर नाज था, फलतः कोई एक दूसरे से झुकना नहीं चाहता था। इस तरह की मनोवृत्ति ही प्रथम विश्व युद्ध का कारण बन गई। अगला जो है सैनिकवाद। इस महायुद्ध का प्रमुख कारण सैनिकवाद भी था। यूरोप के प्राय सभी देशों में शासन कार्य सेना के द्वारा होता था। यूरोप के सभी राज्यों में जल शक्ति को बढ़ाने की होड़ लगी हुई थी, अतः यह एक बहुत बड़ा प्रश्न था जिसके हल के लिए संघर्ष चल रहा था। इस तरह यूरोप के सभी राज्य अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने में मग्न थे। वही बड़ी संख्या में जंगी जहाज बनाए जा रहे थे। इन तैयारियों से यूरोप के राज्य एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देख रहे थे। इस शंका के वातावरण में यूरोप में युद्ध के काले बादल मंडराने लगे। राष्ट्रीयता। यूरोप के प्राय सभी देशों में उग्र राष्ट्रीयता थी। लोग अपने देश को जान से भी अधिक प्यार कर रहे थे। जर्मनी अपने देश प्रेम में इतना अंधा हो गया था कि वह फ्रांस की उन्नति को किसी भी कीमत पर
करने को तैयार नहीं था। ठीक इसी तरह इंग्लैंड भी अपनी जल शक्ति के आगे किसी को आगे बढ़ने देना नहीं चाह रहा था। यूरोप के सभी देश एक दूसरे से आगे बढ़ना चाह रहे थे, अतः उग्र राष्ट्रीयता की भावना में सभी देश मंदान्ध थे। इस तरह संपूर्ण यूरोप युद्ध के कगार पर पहुंच गया। उपनिवेश विस्तार की भूख, अगला जो पॉइंट है वो क्या है? उपनिवेश विस्तार की भूख। यूरोप के सभी राज्य उपनिवेशों के विस्तार के लिए छटपटा रहे थे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्विता उत्पन्न हो गई थी। सभी देश संसार के कोने कोने में अपना बाजार स्थापित करना चाहते थे। इस तरह उपनिवेश विस्तार की प्रतियोगिता जोर से चल रही थी। इस क्षेत्र में जर्मनी और इंग्लैंड एक दूसरे के प्रबल विरोधी इस तरह राष्ट्रों की उपनिवेश की भूख यूरोप में युद्ध का एक महान कारण बनी। अगला जो पॉइंट है वह है समाचार पत्रों का द्वारा झूठा प्रचार। सभी देशों में समाचार पत्रों के द्वारा झूठा प्रचार किया जा रहा था, जिसके दूसरे देशों की राष्ट्रीय भावना को ठेस लग रही थी। कभी कभी दो देशों के झगड़ों को समाचार पत्रों में इस प्रकार छापा जाता था कि जनता गुमराह हो जाती थी। इस तरह से समाचार पत्रों में जो नोकझोंक चल रही थी वो आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध का कारण बन गया। अगला पॉइंट है फ्रांस की बदले की भावना। जर्मनी फ्रांस को एकदम कुचल रहा था। सन 1881 ईस्वी में जर्मनी ने फ्रांस से अल्सास और लॉरेन के प्रांतों को छीन लिया। इससे फ्रांस का अत्यधिक अपमान हुआ था। इसी अपमान का बदला फ्रांस जर्मनी से लेना चाहता था और इन दोनों प्रांतों पर फ्रांस पुनः अधिकार करने के लिए प्रयत्न कर रहा था। फ्रांस में राष्ट्रीयता की भावना को उभारने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए जा रहे थे। फिर जर्मनी ने मोरस्को में भी फ्रांस का कसकर विरोध किया था। इस तरह फ्रांस और जर्मनी में दुश्मनी बढ़ती जा रही थी, जिसने प्रथम विश्व युद्ध को अत्यधिक निकट ला दिया। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सत्ता का अभाव। यूरोप के सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय अराजकता फैल गई थी। इसे रोकने के लिए यूरोप में कोई सत्ता या संस्था नहीं थी। प्रत्येक राज्य अपने को स्वतंत्र मानता था। अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों का उल्लंघन करने में किसी को हिचक नहीं हो रही थी। कानूनों का उल्लंघन प्रतिदिन हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी देश की कोई नीति निर्धारित नहीं है। इस तरह अंतर्राष्ट्रीयता की दुर्दशा हो रही थी। अगला जो पॉइंट है वो है जनमत की अवहेलना। यूरोप के राज्य जनमत की अवहेलना करने में जरा भी नहीं हिचक रहे थे। कुछ ही अधिकारी वर्ग शासन के सभी कार्यों पर अधिकार जमाए हुए थे। यहाँ तक कि देश के व्यवस्थापक विभाग को भी बहुत सी बातों का कोई पता नहीं था। फिर मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी गुप्त संधियों का पता नहीं रहता था। फ्रांस के साथ इंग्लैंड के सर एडवर्ड ग्रे ने जो संधि की बातचीत चलाई थी उसका पता पार्लियामेंट को भी नहीं होता था, जिसके फलस्वरूप जनता नाखुश थी। जनता सरकार में विश्वास नहीं करती थी। इतना ही नहीं, विदेशी कार्यालय जाल साजी घूस और अनाचार के अड्डे बन गए थे, जिसके फलस्वरूप यूरोप के सभी राज्यों में युद्ध की संभावना बढ़ गई थी। अगला पॉइंट है जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय की अयोग्यता। जर्मन का शासक विलियम द्वितीय एक अयोग्य व्यक्ति था। वह एक महत्वाकांक्षी सम्राट था। वह जर्मनी को विश्व की एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में देखना चाहता था। उसकी यह नीति थी कि या तो जर्मनी उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच जाए, नहीं तो पतन के गड्ढे में गिर जाए। वह केवल अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहता था। वह इंग्लैंड को साधारण दृष्टि से देखता था। वह चाहता था कि इंग्लैंड की सरकार बिना युद्ध के ही उसकी सभी मांगों को स्वीकार कर ले, लेकिन उसका यह विचार एकदम गलत था। ब्रिटिश सरकार की शांति की नीति उसकी कायरता नहीं थी। अंग्रेजों के प्रति विलियम द्वितीय की इस धारणा ने विश्व युद्ध को आमंत्रित दे दिया। अगला जो पॉइंट है वह है जर्मनी द्वारा प्रशिया की नीति का अनुसरण। प्रशिया की यह नीति थी कि विजेता कभी गलती नहीं करता है, अर्थात ही हु सक्सीड्स इज नेवर इन द रॉन्ग।
अध्यात्मवाद के सामने विजय को प्राधान्यता दी जाती थी। वे प्रशिया के लोगों को देश की उन्नति का साधन समझते थे। उनका यह सिद्धांत था कि युद्ध का परिणाम भी अच्छा ही होता है। एक विद्वान के शब्दों में, ए गुड वार हॉलोज एवरी कॉज। इन्हीं सिद्धांतों पर जर्मनी के लोगों की धारणा थी कि विश्व का कल्याण केवल जर्मनी की संस्कृति से ही हो सकता है। जर्मनी की इस भावना ने फ्रांस तथा इंग्लैंड को साथ मिलकर काम करने से रोक दिया, जिसके फलस्वरूप यूरोप में बहुत सी गुटबंदियां हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व युद्ध छिड़ गया। अगला पॉइंट है निकट पूर्वी समस्या। इस युद्ध का कारण बाल्कन प्रदेश की समस्या थी। टर्की के कमजोर शासकों ने संपूर्ण टर्की में असंतोष फैला हुआ था। मैसेडोनिया के अधिकार को लेकर ग्रीस, सर्बिया और बल्गेरिया में कसकर मतभेद था। रूस बाल्कन की राजनीति में विशेष रुचि रखता था। उसने सन 1908 ईस्वी में बोस्निया की समस्या में सर्बिया का साथ दिया था। वह पूरब की ओर बढ़ना चाहता था। इससे भी यूरोप में युद्ध की संभावना बढ़ गई। अगला पॉइंट है इटली की इच्छा। टिस्टे बंदरगाह के आसपास के प्रदेश को इटली की जनता लेना चाहती थी। इस इलाके के लोग इटालियन थे। इस इलाके पर ऑस्ट्रिया और हंगरी का अधिकार था, परंतु अब इस प्रदेश पर इटली अपना अधिकार जमाना चाहता था। इटली के प्राय सभी नेताओं ने इस ओर ध्यान दिया। फलतः इटली में आंदोलन हो गया। इससे भी यूरोप में युद्ध का समा बंध गया। अगला है बोस्निया हर्जेगोविना की समस्या। इन दोनों प्रांतों के शासन का प्रबंध ऑस्ट्रिया और हंगरी को दे दिया गया था, लेकिन वे इन प्रांतों को अपने साम्राज्य में नहीं मिला सकते थे। फिर भी सन 1908 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और हंगरी ने इन दोनों प्रांतों को अपने अपने साम्राज्य में मिला लिया। तब सर्बिया ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आंदोलन कर दिया। बोस्निया और हर्जेगोविना भी स्वतंत्र होना चाहते थे। इसके लिए उन दोनों ने सर्बिया से सहायता ली। इस तरह बाल्कन प्रदेश में युद्ध अवश्यंभावी हो गया। अगला जो है 15 तत्कालिक कारण। इस युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड का वध था, जिससे ऑस्ट्रिया, हंगरी और सर्बिया में तनातनी थी। बोस्निया और हर्जेगोविना के स्वतंत्रता की पूरी तैयारी हो चुकी थी। सर्बिया की तरह से क्रांतिकारियों की पूरी मदद मिल रही थी। ऑस्ट्रिया के विरुद्ध काफ़ी प्रचार हो रहा था। ठीक इसी समय ऑस्ट्रिया का राजकुमार अपनी पत्नी के साथ बोस्निया के नगर सेराजेवो का भ्रमण करने गया था। क्रुद्ध क्रांतिकारियों ने राजकुमार का वध कर दिया। इसके बाद उसकी पत्नी को भी मार दिया गया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने इसका दोष सर्बिया पर मढ़ा। तब जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को मदद करने का वचन दे दिया। अब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को युद्ध को चेतावनी भेजी। इधर रूस ने सर्बिया को मदद देने की बात कह दी। इससे सर्बिया का साहस बढ़ गया और तब उसने ऑस्ट्रिया की सभी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। इस तरह सर्बिया ने ऑस्ट्रिया के युद्ध के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। युद्ध का श्री गणेश। इंग्लैंड और जर्मनी इस युद्ध को विश्वव्यापी बनाने के पक्ष में नहीं थे। इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति ने रूस के साथ एक समझौता कर रूस को वचन दे दिया कि ऑस्ट्रिया के विरुद्ध वह रूस को मदद करेगा। फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति के शब्दों में, रूस ने शीघ्र ही ऑस्ट्रिया के विरुद्ध अपने सैनिक को भेज दिया। इसके जवाब में जर्मनी ने इसके विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजा दिया। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन युद्ध नहीं चाहता था। वह उस क्षेत्र में सफल नहीं हुआ। तब उसने लाचार होकर रूस और फ्रांस का साथ दिया। इस तरह अंत में प्रथम विश्व युद्ध का बिगुल बज गया। तो इस तरह से आप लोगों ने तत्कालीन कारण के साथ साथ अनेक कारणों को जाना, जिससे प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ वो शुरू हुआ था। तो आप लोग पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। बस पॉइंट को अगर ध्यान में रखते हो तत्कालीन कारण, तो आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।